वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम लाए हैं एक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है ईयर वन। मूवी की शुरुआत में पुरातन समय के दो आदमियों को दिखाते हैं जो एक घने जंगल में चल रहे हैं। एक जगह उनको एक जादुई पेड़ मिलता है जिस पर चमकीले फल लगे हुए हैं। एक आदमी का नाम जेड है और दूसरे का नाम है ओह। जेड लालच में आकर एक फल तोड़कर खाने लगता है। अगले ही सेकंड कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। ओह के पैर को एक बड़ा सांप जकड़ लेता है और वे फ्यूचर में पहुंच जाते हैं जहां दुनिया जरा मॉडर्न हो चुकी है। जेड उस साम्राज्य की प्रिंसेस से फ्लर्ट करने लगता है और तब हमें वापस पुरातन काल में लेके जाते हैं। उस समय इंसान जंगल में रहते थे और शिकार करते थे। कुछ आदमी एक जंगली सुअर का पीछा करते हैं। उनका सरदार मार्लाक सुअर का शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन तभी उसके साथी को एक भाला लग जाता है और पेड़ों के बीच से जेड वहां पर आता है और बड़े गर्व से पूछता है कि वो सुअर कहाँ है जिसे मेरा भाला लगा था। पर असलियत जानकर वो उस घायल आदमी से माफी मांगता है। अब जैसे ही मार्लाक और उसके साथी जाने लगते हैं तो जेड कहता है कि अगर मार्लाक बीच में ना आता तो मेरा भाला सीधे उस सुअर के पेट में लगता। ये सुनकर मार्लाक और उसके साथी जेड को खूब पीटते हैं। फिर वे अपने गांव लौट आते हैं। वहां ओह नाम का आदमी नीचे पड़े स्ट्रॉबेरीज उठाकर खा रहा होता है। तभी मार्लाक उसका फ्रूट बास्केट गिरा देता है और उसको चिढ़ाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। जेड और ओह लंगोटिया यार होते हैं और अपना दुख दर्द बहुत शेयर कर रहे होते हैं। तभी जेड अपनी क्रश माया को देखता है, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहती है कि मुझे तो ऐसा आदमी पसंद है जो अपनी और मेरी रक्षा कर सके। ऊपर से मार्लाक उसे सुअर का सर लाकर देता है और अपने प्यार का इजहार करता है। यहाँ ओ को जेड की बहन एमा से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उससे बात करने से बहुत शर्माता है। तभी एक आदमी जेड के सोने की जगह के पीछे जाकर हल्का होने लगता है। ये देखकर तो जेड को बहुत गुस्सा आता है और ओह को लेकर वो जंगल में चला जाता है। वो ओह को बताता है कि हमारे कबीले के लोग हम दोनों को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। और तभी दोनों उस जादुई पेड़ पर पहुंचते हैं। दरअसल इस पेड़ का फल खाना मना होता है, लेकिन जेड ठान लेता है कि मैं कुछ अलग ट्राई करूंगा, इसलिए वो फल तोड़कर खाना चाहता है। ओह बहुत समझाता है, लेकिन जेड अपनी बात पर अड़ा रहता है और फल खाकर कहता है अब मैं सबसे समझदार बन जाऊंगा, फिर माया मुझे ठुकरा नहीं पाएगी। एक बाइट लेकर वो खुद को आइंस्टीन समझने लगता है, लेकिन ओह के आसान से आसान सवाल का जवाब वो दे नहीं पाता। और तभी ओह के पैर और गर्दन को एक बड़ा सांप जकड़ लेता है। ओह घबराकर पूछता है कि अबे अब क्या करना चाहिए हमें, लेकिन उसे छुड़ाने के बजाय जेड फल खाने लगता है। उस रात कबीले के लोगों का डांस फेस्टिवल होता है। अब ओह एमा को इम्प्रेस करने के लिए अपना फर्टिलिटी डांस करता है। एमा भी उसके साथ नाचती है, पर तब न जाने क्यों वो एमा के सर पर एक लकड़ी से मार देता है। एमा भी उसे मारती है और डांट कर उसको दूर चली जाती है। गांव का एक आदमी मार्लाक को बताता है कि उसने जेड को जादुई पेड़ का फल खाते हुए देखा था। अब मार्लाक जेड को खूब पीटता है और उसे गांव से बाहर कर देता है। जेड अपना डिफेंस करने के लिए एक जलती हुई लकड़ी उठाता है, लेकिन गलती से एक झोपड़ी पर आग लगा देता है। आग फैलती है और पूरा गांव जलकर राख हो जाता है। अब बाकी लोग उसको चेस करते हैं और जेड एक झाड़ में छुप जाता है, पर मार्लाक उसको देख लेता है और किसी भी वक्त जेड की जान ले सकता है। पर तभी वो मार्लाक को पीछे से मारकर गिरा देता है। फिर दोनों तेजी से जंगल में भागने लग जाते हैं और पूरा गांव उन्हें चेज करता है। वे एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। ओ को लगता है कि पृथ्वी एकदम चपटी है और पहाड़ ही पृथ्वी का बॉर्डर होगा, इसके आगे तो हम स्पेस में गिर जाएंगे। लेकिन जेड उसे समझाता है कि यार ऐसा नहीं है। फिर सुबह पहाड़ के उस तरफ जमीन देखकर ओह को चैन आता है और वो जेड को शाबाशी देता है कि वाह यार, फल खाने के बाद तो तुम्हारा नॉलेज काफी बढ़ गया है। चलते चलते वे एक जगह पर कई गायों को चरता हुआ देखते हैं। जेड एक गाय का शिकार करने के लिए सारे तीर वेस्ट कर देता है और आखिर में खुद उस पर झपट पड़ता है, पर गाय उसका वेट नहीं उठा पाती और गुस्से में उसको नीचे धकेल देती है। और तभी वहाँ पर केन और एबल नाम के दो भाई आते हैं और खुद को किसान बताते हैं। ये गाय भी उन्हीं की है। फिर दोनों अपने काम के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन बीच में ही उनकी बहस शुरू हो जाती है। बहस लड़ाई में बदल जाती है और आखिर में कैन एक पत्थर से एबल को मार डालता है। ये देखकर तो जेड और ओ बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन कैन उन्हें अपने घर डिनर पे लेके जाता है और कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं आए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझे। अब जान बचाने के लिए दोनों उसके घर चले जाते हैं। उस रात जेड और ओह कैन के परिवार के साथ डिनर करते हैं। परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य एडम है। वो एबल के बारे में पूछता है तो ये तीनों झूठ बोलते हैं कि हमने उसको देखा तक नहीं। एडम जेड को जबरदस्ती एक खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताने को कहता है और ओह को एक बदबूदार आदमी के साथ सोना पड़ जाता है। जेड बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन वो लड़की कहती है मुझे मर्दों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो औरतें पसंद है। वहाँ ओ उस आदमी के लगातार गैस छोड़ने से तंग आ जाता है। अगले दिन एडम और परिवार के लोग एबल की तलाशी में निकल
पड़ते हैं। वेबल की लाश को देखते समझ जाते हैं कि ये कैन का ही काम है, लेकिन तब तक जेड, ओह और कैन गांव से बाहर चले जाते हैं। वे एक मार्केट में पहुंचते हैं जहां मार्लाक, माया और एमा को देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें बांधकर यहाँ लाया गया है। वे बताते हैं कि जब तुम दोनों गांव को जलाकर भाग गए थे तो किसी दूसरे कबीले ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया था। उन लोगों ने गांव वालों को बंदी बना लिया है और हमें किसी के हाथों बेच दिया है। अब हम सब गुलाम हैं। इन्हें बचाने के लिए जेड इन्हें खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो ओनर से सौदा करता है कि मैं इन्हें खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इंस्टॉलमेंट में दूं तो चलेगा? वो आदमी हंसकर कहता है कि बाबा आदम के जमाने में ये क्या बकवास कर रहे हो। और तब तूफान की तरह कैन बीच में आकर बोलता है कि मैं इन सबको छुड़ाऊंगा। लेकिन डायलॉग झाड़ने के बाद वो ओनर से बात करता है और एक घोड़े के बदले जेड और ओह को भी बेच देता है। अब जेड, ओह, माया, एमा और बाकी गुलामों के एक पिंजरे में बंद हो जाते हैं और उनको कहीं पर ले जाया जा रहा होता है, पर रास्ते में कुछ लोग इन पर अटैक करते हैं। मौके का फायदा उठाकर जेड और ओह बच निकलते हैं, लेकिन माया और एमा को वे बंदी बना लेते हैं। फिर जेड और ओह दूर से उन सोल्जर्स को देखने लगते हैं और दोनों लड़कियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन इंतजार की घड़ी इतनी लंबी हो जाती है कि दोनों वहीं सो जाते हैं। जब इनकी नींद खुलती है तो सोल्जर्स सबको लेकर जा चुके होते हैं। अब दोनों निराश होते हैं, लेकिन उन्होंने सोल्जर्स की बात सुन ली थी। वे सोडोम नाम के एक शहर का जिक्र कर रहे थे। फिर दोनों सोडोम शहर पहुंचते हैं। अगले सीन में अब्राहम नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो भगवान के कहने पर अपने बेटे आइसक की बलि चढ़ाने वाला है, लेकिन तभी जेड और ओह वहां से गुजर रहे होते हैं। वे अब्राहम को रोकते हैं और कहते हैं आइसक को बचाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। ये सुनकर तो अब्राहम अपना चाकू ही गिरा देता है और भगवान को थैंक यू कहता है। फिर वो इन दोनों को अपने गांव लेके जाता है और सबको बताता है ये दोनों भगवान के मैसेंजर्स हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए हम इनकी ऊपरी चमड़ी काटकर इन्हें परिशुद्ध बनाने वाले हैं। ये सुनकर दोनों की जान गले में अटक जाती है। दोनों किसी तरह वहां से बचकर भाग जाते हैं और सोडम शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि आइसक उनका पीछा कर रहा था। वो कहता है कि मैं और मेरे दोस्त अक्सर यहाँ मजे करने आते हैं। जब वे गेट पर पहुंचते हैं तो उन्हें गार्ड्स पकड़ लेते हैं। आइसक तो भाग जाता है, लेकिन ये दोनों फंस जाते हैं। लेकिन कैन वहाँ गार्ड का काम करता है और वो अपने साथियों को बताता है कि ये अपने ही आदमी है। इस तरह दोनों की जान बच जाती है। फिर कैन उन्हें शहर घुमाता है और कहता है कि पैलेस का गार्ड होने के अपने ही फायदे हैं। अगले ही दिन जेड और ओह भी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और तुरंत अपॉइंट भी हो जाते हैं। हालांकि उनमें गार्ड जैसे कोई लक्षण तो है नहीं। वे मार्केट में घूम रहे होते हैं, तभी राज्य की प्रिंसेस इनियाना वहां से गुजरती है और हमेशा की तरह जेड इस लड़की की ओर भी अट्रैक्ट हो जाता है। पर केन उसे एडवाइस देता है वो ठहरी महलों की राजकुमारी और तुम तो फटीचर हो। उसे टुकुर टुकुर मत देखो, वरना उसके गार्ड्स तुम्हें अंधा कर देंगे। इसके बाद दोनों राजमहल जाते हैं। वहाँ पर एक कुमारी औरत को आग में जला रहे होते हैं। इन लोगों का मानना है कि इससे भगवान खुश होंगे और यहाँ बारिश होगी। तभी एक गुलाम आकर कहती है कि प्रिंसेस इनियाना ने जेड और ओह को बुलाया है। एक बुजुर्ग आदमी ओह को कहीं और लेके जाता है और जेड को महल लेके आते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वो गुलाम जो जेड को अंदर लाई थी वो माया है। वहां ओह को देखते हैं तो वो गोल्ड पेंट से ढका हुआ एक स्टैचू बनकर खड़ा है। एमा भी एक गुलाम है और एक गार्ड उसको परेशान कर रहा होता है। जेड उसे डांटने की एक्टिंग करता है और तुरंत उसे वहां से भेज देता है और फिर इनियाना से मिलने जाता है। दूसरी ओर एक प्रीस्ट ओह को होली रूम में लेके जाता है और बताता है कि इस कमरे में जाकर आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। सिर्फ एक इंसान इसके अंदर जाकर जिंदा लौट सकता है और उस इंसान को भगवान चुनेंगे। यहाँ जेड बताता है कि वो इंसान मैं ही हूँ और इनियाना उसे होली रूम में ले जाकर कहती है कि तुम अंदर जाकर भगवान से मिलो और उनसे विनती करो कि वो इंसान के दुख दर्द को दूर कर दें। जेड अंदर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, पर वहाँ पर ओह छुपा होता है। दरअसल प्रीस्ट उससे अश्लील हरकतें करवाना चाहता था, इसलिए ओह उससे बचकर अंदर आ गया था। अब जेड उस बड़े पत्थर के आगे घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना करता है। फिर दोनों के बीच बहस होती है कि असल में भगवान है या नहीं। इससे पहले कि वे किसी नतीजे पर पहुंचते, प्रीस्ट और कई गार्ड्स उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उस कमरे में जाना मना है। अगले दिन दोनों को पब्लिक में खड़ा किया जाता है और सब उन्हें पत्थर से मारेंगे, यही उनका पनिशमेंट है। लेकिन तभी जेड राजा से कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे भगवान ने भेजा है। मैं इन लोगों को दुख दर्द से बाहर निकालूंगा। इसलिए होली रूम में जाकर मैं जिंदा बच के बाहर आ गया। ये सुनकर लोग जेड की जय जयकार करते हैं। राजा भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और उनकी सजा माफ करता है, लेकिन उन्हें आजाद करने के बजाय वो उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। अब दोपहर को एक और कुमारी औरत को आग में बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही होती है। राजा अपनी बेटी इनियाना की बलि चढ़ाने का फैसला करता है क्योंकि वो राज्य के कामकाज में टांग अड़ाती रहती है। और तब पता चलता है कि बलि चढ़ाने की लिस्ट में अगले नंबर पर एमा और माया है। ये जानकर जेड तूफान की तरह निकलता है और एक कंस्ट्रक्शन को तोड़ देता है। उसी वक्त अब्राहम, आइसैक और उसके सोल्जर्स अपने घूंघट उठाते हैं और दंगा फसाद शुरू कर देते हैं। पब्लिक भी उन्हें सपोर्ट करती है। इसी बीच राजा के गार्ड्स उसे मारकर उसका सरताज ले लेते हैं
यहाँ ओ एमा को बचा लेता है और उसे प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई लेता है। यहाँ जेड गार्ड से लड़कर माया को बचाता है। तभी प्रीस्ट एक पिट में गिरता है जहाँ कुमारी औरतों को जला जाता है। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हो जाती है और सभी जेड जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। उन्हें विश्वास है कि जेड सच में भगवान का मैसेंजर है और तभी बारिश भी होती है और सबको यकीन हो जाता है। लेकिन जेड आगे आकर सबको सच बता देता है कि मैं कोई राजदूत नहीं, मेरा मतलब देवदूत नहीं, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ और अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ। आप में से कोई भी भगवान का चुना हुआ इंसान बन सकता है। दरअसल आप लोगों को भगवान की नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत है, जिससे आप अपने अच्छे और बुरे वक्त दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर जनता तो पागल ही हो जाती है और आखिरी सीन में इनियाना सोडम की रानी बन जाती है। जेड और ओह अपने अपने रास्ते जाने का फैसला करते हैं। ओह गांव लौटकर जले हुए घरों को फिर से बनाना चाहता है और जेड माया के साथ मिलकर दुनिया को एक्सप्लोर करने लग जाता है। बिछड़ने से पहले दोनों लंगोटिया यार इमोशनल होकर गले मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म। बाकी दोस्तों स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।